हे एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया हो। तो आज हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 का लेक्चर सेकंड कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, दूसरा होने वाला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तीसरा एंड द लास्ट होने वाला रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ओके, तो अभी तक जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज 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 यार चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके देख ले, तब आप लेक्चर सेकंड पे आना, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, और देखो साथ साथ इसमें मैं आपको कीवर्ड्स भी समझाते जाऊंगा, जिससे कि आपको केस स्टडीज में आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अब केस स्टडी क्या होता है, जब मैं ये समझाऊंगा तब आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, लेक्चर के एंड तक बने रहे ना, बहुत मजा आने वाला है, मेरी गारंटी है। ओके, तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस स्टडीज में आपको ये 3 टर्म्स बहुत बार सुनने को मिलेंगे। कौन कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स या फिर फीचर्स। तो यार तीनों में कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों का मतलब सेम ही होता है, बेसिकली सिनोनिम है एक दूसरे की। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक से आप मतलब क्या है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। बिजनेस में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं कि ये बिजनेस के कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से अलग बनाती है। तो बात करूं पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है हमारी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो एक इंसान करता है पैसा अर्न करने के लिए, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आसपास में देखो, आपके जितने भी बिजनेस रन कर रहे हैं वो किस लिए चल रहे हैं? पैसा अर्न करने के लिए चल रहे हैं। इसलिए बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब तो आपको पता है, चीजों को बनाना। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है चीजों को खरीदना। समझ नहीं आया? समझते जाओ। देखो, अगर मैं सोच रहा हूं ना कि मुझे ये डस्टर बनाना है, मतलब मैं एक डस्टर बनाने वाली कंपनी खोलने वाला हूं, तो हो सकता है कि मैं ये डस्टर या तो खुद अपनी कंपनी में बना रहा हूं, जिसका मतलब हो गया मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, या तो प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट ये बना बनाया डस्टर मैं खरीद के इसको बेच रहा हूंगा। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यही कहती है कि बिजनेस में क्या होता है, या तो आप सामान का प्रोडक्शन करोगे, चीजों को बनाओगे, या तो बने बने सामान को क्या करोगे? खरीदोगे। अब चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। गुड्स मतलब जैसे जो वो सब चीजें जो हम देख सकते हैं, ये मार्कर हो गया, ये आपका डस्टर हो गया, ये ब्रेसलेट हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है? गुड्स होती है। अब सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज ऐसी चीज होती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, इंटेंजिबल होती है। आप समर्स चलने एग्जांपल ले लो, आप एसी की सर्विसिंग कराओगे तो एसी की सर्विसिंग में आप चीजों को देख नहीं सकते हो। बाइक की सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग आप कराते हो तो क्या होता है? आपको पता चलता है क्या कि बाइक की सर्विसिंग हो रही तो ये चीजें हो रही? नहीं। बाइक की सर्विसिंग, कार की सर्विसिंग जब होती है तो आप वो अल्टीमेटली आप महसूस करते हो कि यार पहले माइलेज कम मिल रहा था, अब माइलेज अच्छा मिल रहा है। पहले थोड़ा सा गाड़ी क्या हो रही थी, रुक के चल रही थी, कहीं उसमें फंस रही थी, अब बहुत स्मूथली चल रही। तो सर्विसेज का यही मतलब होता है, हर वो चीज जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन आपको सेटिस्फाई कर रही है, आपके चीजों में हेल्प कर रही है। अब कंप्यूटर की सर्विसिंग ले लो, कंप्यूटर की भी लोग सर्विसिंग कराते हैं। एसी की सर्विसिंग ले लो, रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग ले लो, तो ये सब क्या है? बेसिकली सर्विसेज है जो ऑफर किया जाता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल मतलब बेचना। अब देखो भाई, अगर मैंने मार्कर बनाने की कंपनी, या तो मैं मार्कर खरीद रहा हूं, तो क्यों खरीद रहा हूं? मैं अपने घर में तो रखूंगा नहीं, इसको बेचूंगा, जाहिर सी बात है। अब बेचूंगा तो एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज से क्या मतलब है यार? एक बात बताओ, अगर आप मेरी शॉप से ये मार्कर खरीद के लेके जा रहे हो तो मेरे पास से मार्कर गया और आपके पास से इसका जो पैसा होगा मैं आपसे पैसा लूंगा, तो एक्सचेंज हुआ ना। मतलब मैंने आपको ये मार्कर दिया, आपने मुझे इसके बदले पैसा दिया। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। ओके, आप चाहे गुड्स ले लो चाहे सर्विसेज ले लो। अरे भाई, आप यहां कोई अगर एसी वगैरह क्या करता है, आ रहा है सर्विसिंग करने, तो आपको सर्विस देगा और उसके बदले आप उसको उसका जो भी पेमेंट होगा उसको पे करोगे। ये तीसरी चीज होती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात करूं फोर्थ की, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये टर्म ध्यान रखना भाई, अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो रेगुलर बेसिस का होना चाहिए। बिजनेस का तब तक मतलब नहीं होता जब आप उसको रेगुलरली कर ना रहे हो। ठीक है, एक बार और स्कूल्स के एग्जांपल ले लो। अगर आप स्कूल रेगुलरली जा ही नहीं रहे हो, हफ्ते में एक बार जा रहे हो, तो स्कूल का मतलब क्या है? वैसे ही सेम केस है कि बिजनेस अगर आप चला रहे हो, रेगुलरली नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब है? जैसे अगर मान लो मैंने कोई शॉप खोली, मैंने कपड़ा बेचने की कोई शॉप खोली, क्लोथ्स की शॉप खोली है, तो एक बात बताओ, अगर मैं उसको रेगुलरली नहीं काम कर रहा हूं वहां जाके, तो उस बिजनेस का मतलब क्या है?
आप एग्जांपल से समझो, मेरी एक कार है, ठीक है, मैंने अपनी कार बेच दी, तो क्या वो बिजनेस कहोगे? आप नहीं कहोगे, क्योंकि मैं रेगुलरली वो चीज कर ही नहीं रहा हूं। वहीं अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी क्या है, एक कार सेलिंग कंपनी है, ठीक है, कार बेचने की कंपनी है, जहां मैं कार को क्या करता हूं, कार सेल करता हूं, ओके, जैसे मारुति सुजुकी ले लो या और सब ले लो, उसकी डीलरशिप है मेरे पास, तब आप कह सकते हो कि हाँ वो बिजनेस है। नहीं तो अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो रही है, 2 बार ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस नहीं होता। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस का होना चाहिए। बात करो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की, तो भाई प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस चला रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे प्रॉफिट हो। आप लॉस कराने के लिए बिजनेस नहीं खोलते हो, आप चाहते हो कि मैं अगर बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट में मैं क्या कर सकूं, अपनी इनकम जनरेट कर सकूं, प्रॉफिट्स अर्न कर सकूं। एंड द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या फिर रिस्क। अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता नहीं है कि ये चीज होगी। देखो रिटर्न से क्या मतलब होता है, रिवॉर्ड, ठीक है। एक बात बताओ, आप मन लगा के पढ़ाई करते हो, मन लगा के पढ़ाई करते हो, तो क्या आप 100% श्योर रहते होगे क्या कि आपके 99 या 98% आएंगे? श्योरिटी नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ कह सकते हो इसके आसपास तो आने ही आने। आप उसके लिए मेहनत जरूर करते हो। वही सेम चीज बिजनेस के साथ है, आप बिजनेस में मेहनत जरूर करते हो, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप जितना एक्सपेक्ट करो, मैं सोच रहा हूं कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं सोच रहा हूं मेरा मंथली इनकम कितना हो जाए, 50 लाख का हो जाए, 50 लाख के मुझे प्रॉफिट्स हो। तो ये जरूरी नहीं कि मुझे 50 लाख के प्रॉफिट होंगे ही होंगे, अनसर्टेनिटी है। मतलब रिटर्न मिलना ना मिलना वो अलग बात होती है, आपको काम करना होता है। रिटर्न कभी भी इसमें फिक्स नहीं होता कि हाँ आपको इतना मिलेगा। रिस्क की बात करो, देखो भाई रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे उसमें रिस्क होता है। अब अगर आज से 5 से 6 साल पुरानी बात करूं, तो जब कोविड आया था, तो उससे 1 साल पहले लोगों ने कई सारे बिजनेस स्टार्ट किए होंगे। अब उनको थोड़ी पता है कि कोविड आएगा, कोविड जैसा कोई अचानक से ऐसा क्या होगा, डिजास्टर्स बीमारी फैलेगी, किसी को पता था क्या? लेकिन नहीं, लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, साल भर बाद कोरोना आ गया, तो रिस्क था, कई लोग लॉसेस में चले गए। तो रिस्क का बेसिकली मतलब होता है कि आपको लॉस भी हो सकता है, आप एकदम श्योरिटी से नहीं चल सकते हो कि हाँ आपको प्रॉफिट हो नहीं होने वाला है। अब ध्यान दो, देखो अब केस स्टडीज के कीवर्ड। केस स्टडी क्या होती है भैया? केस स्टडी में देखो आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन दे दी जाएगी जहां पे कुछ लोग बिजनेस डीलिंग कर रहे होंगे, जहां पे कुछ लोग का बिजनेस होगा, वहां पे क्या किया जाएगा ना, आपको उसमें लंबा सा पैराग्राफ दे देगा। उस पैराग्राफ में कुछ छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो आपको ढूंढ के निकालनी होंगी, आप देखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी ये कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको डायरेक्टली नहीं देगा, आपको दे सकता है ना कि राम और सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। तो आप समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपसे कहेगा कि मेंशन कैरेक्टरिस्टिक हाइलाइटेड इन द अबव केस स्टडी, तो आप ये टर्म जैसे ही देखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड, तो आप ये लिखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक यहां पे कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं सेकंड की बात करूं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली नहीं देगा, हो सकता है दे दिया जाए कि गुड्स को या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो यानी खुद बना रहे हो, या फिर खरीद रहे हो प्रोड्यूसर से, जो बनाने वाला है उससे खरीद रहे हो फॉर रीसेलिंग, दोबारा बेचने के लिए। तो जैसे ये आपको सेंटेंस दिखेगा आप क्या कहोगे, लिख दोगे भाई प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। थर्ड में बात करूं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको, आप देखोगे ये डायरेक्टली नहीं देगा, आपको दिया रहेगा भाई ट्रांसफर होना चाहिए या एक्सचेंज हो रहा हो। किसका एक्सचेंज हो रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ भैया ने लिखा था, यानी ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां की बात करूं डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस पर रेगुलर बेसिस आपको लिखा रहेगा, तो आप ये लिखोगे कि हाँ भाई इस चीज कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। और हाँ ये भी लिख सकता है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन को आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस है। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं कार बेच रहा हूं, ठीक है, मेरे पास कोई कार पड़ी मैंने उसको बेच दिया, तो वो कोई बिजनेस नहीं है। वही अगर मैं बात करूं मेरी कार की डीलरशिप है, तो उसको बिजनेस कह सकते हैं। तो वन सिंगल ट्रांजैक्शन, एक बार लेन देन को आप बिजनेस नहीं कहोगे। तो जब ये पूछेगा ना कि हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ, तो आप लिख दोगे कि भाई डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, मतलब सिंपल है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस नहीं कहोगे। बिजनेस किस में रन करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे रन करना चाहिए। ओके, बात करूं प्रॉफिट अर्निंग में, तो आपको अर्निंग प्रॉफिट्स आ जाएगा, आप समझ जाओगे प्रॉफिट अर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही। सेल्स इंक्रीज करना है, ठीक है, चाहे सेल इंक्रीज करना हो, सेल्स कैसे भी इंक्रीज करो, चाहे अपनी कॉस्ट कम कर दो। फॉर एग्जांपल ये मार्कर बेच रहा हूं, तो मुझे इस मार्कर की सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 30 रुपए का अगर मार्कर बेच रहा हूं तो मैं इसको 20 रुपए का कर दूंगा।
मोबाइल फोन आप देखते हो कि मोबाइल फोन में क्या होता है, अमेजोन में क्या होता है, सेल चलती है। पहले वो मोबाइल फोन 30,000 का होता है, जैसे ही वो 20,000 का होता है उसकी सेल बढ़ जाती है। वही सेम चीज, जैसे ही सेल बढ़, कॉस्ट घटेगी, सेल बढ़ जाएगी, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। तो किस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, प्रॉफिट अर्निंग की। लास्ट वन की बात करूं तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप इसमें क्या दे सकता है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग तय नहीं होती है, पता नहीं होता कि आप कितना अर्न करके लेके जाओगे। रिस्क की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट होना ही होना है, लॉस भी हो सकता है। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था, कितने बिजनेसेस को लॉस हो गया। होपफुली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझ में आया हुआ। ये कुछ कीवर्ड्स हैं मैंने आपको बताए हैं, इससे आइडेंटिफाई करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख के आना, आपको श्योरिटी है, मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, किसी में गलती आप करके नहीं आओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, गोल क्या है, कि भाई बिजनेस कर क्यों रहे हो, उसकी बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आप समझो, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो। ठीक है, मार्क्स अच्छे आएंगे तो कॉलेज वगैरह अच्छे मिलेंगे। हो सकता होगा कि मम्मी पापा से कुछ शर्त रखी होगी, भाई अगर तुम्हारे इतने नंबर आएंगे तो तुम्हें ये मिलेगा, बाइक वगैरह मिलेगी। ओके, होता है ऐसा। तो वही सेम कैसे कि बिजनेस कर रहे हो तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। तो ऑब्जेक्टिव 3 में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा हमारा होता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बात करूं पहले ऑब्जेक्टिव की, जो कि है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो आप सबको पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी पैसे के लिए की जाती है, पैसा अर्न करने के लिए। तो इसका पहला पॉइंट होगा सर्वाइवल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी क्लासिफाई किया गया है, कुछ इसमें सब पॉइंट्स हैं। पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल से क्या मतलब है भाई, एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस रन करते हो, बिजनेस चलाते हो, तो आप ये सोचते हो ना कि मेरा बिजनेस चलना चाहिए लंबे समय तक। एक साल के लिए तो बिजनेस कोई करना नहीं चाहता है। तो अब बिजनेस को लंबे समय तक चलने के लिए क्या होना चाहिए भाई, उसके खर्चे निकलेंगे तब ना वो बिजनेस चल पाएगा। आप दुकान खोल के बैठ गए, आपके खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं, पता चला 30,000 के खर्चे हो रहे हैं, आप कमा भी 5,000 भी नहीं कमा रहे हो, तो बिजनेस कहां से सर्वाइव कर पाएगा, बिजनेस तो लॉस में चला गया और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बेसिकली सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को मार्केट में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए, वो अपना कॉस्ट कवर करे और तब जाके वो लंबे समय तक चल सकता है। तो इसमें जो कीवर्ड आएगा केस स्टडी में, आप देख सकते हो लॉन्ग टाइम रन आएगा, कि बिजनेस लंबे समय तक चले, या तब चलेगा जब कॉस्ट कवर हो जाएगा। तब आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, सर्वाइवल की बात हो रही है। तो आप लिखोगे ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल की बात हो रही है। ये दो चीज लिख के आना। सेकंड है ग्रोथ। आपको पता है कि बिजनेस में ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस एक जगह पे कभी रुकता नहीं है। देखो, अगर आपने किसी शॉप की, फॉर सपोज मैं कोई इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स की शॉप खोल रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कल को मेरे पास क्या हो, 2 ब्रांचेस हो जाए उसी दुकान के, 3 ब्रांचेस हो जाए। तो ग्रोथ इज नेसेसरी। बिजनेस का ग्रोथ होना कैसे, अच्छा ग्रोथ कैसे तय होती है, देखो ग्रोथ कैसे बिजनेस का देख सकते हो आप अपने हिसाब से सोचो। एक बिजनेस बड़ा कैसे होता है, एक्सपैंड कैसे करता है। आपको पता चलता है यार कल इसके यहाँ पहले तो 2 लोग काम करते थे, आज इसके यहाँ 5 वर्कर हो गए। ठीक है, इसकी पहले 1 ब्रांच थी, अब इसकी 3 ब्रांच हो गई ऑल ओवर सिटी में। ठीक है, पहले ये 2-3 कुछ प्रोडक्ट्स बेचता था, आप प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दिया। तो बेसिकली ग्रोथ ये होती है कि बिजनेस आपका एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है, देखो इसमें कीवर्ड क्या आएगा, ग्रो एंड एक्सपैंड। ठीक है, और किसी भी बिजनेस की सक्सेस कैसे मेजर की जाती है, ग्रोथ रेट से। ग्रोथ रेट से मतलब होता है कि भाई कितना बढ़ रहा है बिजनेस, बढ़ कैसे रहा है, कितना बढ़ रहा है। ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में हो सकती है कि भाई सेल कितना हो रहा है, बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। आप सोचते हो ना, आप कहते हो ना अरे यार इसके यहाँ तो बहुत अच्छी खासी सेल है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले 1 प्रोडक्ट बेच रहा था, अब 2 प्रोडक्ट बेच रहा हूं। पहले एक इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट की बात करूं, मैं पहले मोबाइल फोन बेच रहा था सिंपल से एंड्रॉइड, अब मैंने एप्पल की भी क्या किया, एप्पल की भी मोबाइल फोन बेच रहा हूं। तो क्या हो गया भाई, ये भी ग्रोथ हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मेरे यहाँ पहले कितने कर्मचारी काम करते थे, पहले 3 करते थे, अब भाई 7 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ होती है। तो इस कीवर्ड से आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंडर में ग्रोथ की बात हो रही है। लास्ट की बात, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लास्ट पॉइंट की बात करूं तो प्रॉफिट आ गया ना। प्रॉफिट, भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, रिवॉर्ड होता है आपका। एक बिजनेसमैन का रिवॉर्ड होता है, जैसे आप पढ़ते हो तो आपका रिवॉर्ड क्या होता है, अच्छे परसेंटेज आपका रिवॉर्ड होता है। वैसे बिजनेस में अगर बिजनेस रन कर रहा है तो उसके लिए रिवॉर्ड क्या है, तोहफा क्या मिलता है उसको, वापस में प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट जरूरी क्यों होता है भाई, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। इन दोनों चीज के लिए प्रॉफिट जरूरी है। मैंने आपको बताया था अगर आपका बिजनेस को लंबे समय तक चलना है तो उसका कॉस्ट कवर होगा
तब जाके वो चल पाएगा। कॉस्ट कवर कैसे होगा? जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। ग्रोथ कैसे होगा? कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कैसे होगी, एक्सपैंड कैसे करोगे उसको? जब प्रॉफिट होगा तभी ना, तभी तो रेंज बढ़ाओगे, तभी तो इंप्लॉय को बढ़ा पाओगे आप। भाई 5,000 की तनख्वाह, 5,000, 3 लोग हैं 15,000 दे रहे हो, कल को 10 लोग होंगे 50,000 दे रहे हो, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो इंप्लॉय बढ़ा पाओगे, प्रोडक्ट्स बढ़ा पाओगे, ब्रांचेस बड़ी कर पाओगे। तो प्रॉफिट इज नेसेसरी। इसमें क्या कीवर्ड आएगा? देखो, रिवॉर्ड आ सकता है, ठीक है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बिजनेसमैन फॉर टेकिंग रिस्क या फॉर बेयरिंग रिस्क, तो आप समझोगे प्रॉफिट की बात हो रही है। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और पहली बात तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई इससे पैसा निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ये 3-4 कीवर्ड जहां आएंगे तो आप समझ जाओगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंडर में प्रॉफिट की बात कर रही है, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब है? समाज के लिए। आपको पता है कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ग्रुप्स हो गया, सोसाइटी के लिए बहुत काम करता है, समाज के लिए बहुत काम करता है। देखो, जब समाज, आपकी सोसाइटी आपके काम से खुश रहेगी ना, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली रन करेगा। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे, देखो टाटा ग्रुप्स की जब बात करो तो कितनी जगह वो चैरिटी करता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ पे ध्यान आता है, जहां भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वहां भी वो चैरिटी करता है, वहां पे भी उसकी हेल्प करता है। तो एक बिजनेस समाज के लिए जैसा काम करता है ना, तो समाज की नजरों में वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाता है। तो जैसे अच्छा होगा तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो अब देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला होता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो ऐसा बनाओ ना जो कि अच्छा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी चीज बना, प्रेशर कुकर वगैरह बना रहे हो, तो भाई प्रेशर कुकर में सेफ्टी होनी चाहिए। पता चला आप लेके आए 2 दिन बाद फट गया, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पे ध्यान देना है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में कीवर्ड क्या क्या आ सकता है? क्वालिटी आ सकती है, पहली बात तो समझ जाओगे। ड्यूरेबिलिटी, कि भाई वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। सेफ्टी, मैंने आपको बताया था, प्रेशर कुकर का एग्जांपल वगैरह दिया था, गैस पाइप्स वगैरह जो हो गई, सेफ्टी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो चलना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, हाँ, फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन की कंपनी है, तो वॉशिंग मशीन आप खरीदते हो तो आप सोचते हो ना ये कम से कम 5-6 साल चले। रेफ्रिजरेटर वगैरह लेते हो तो सोचते हो ना कि 7-8 साल ये कम से कम चलना चाहिए। तो अब पता चला आप लेके आए, महीने बाद 2 महीने बाद वो खराब हो गया। तो आपको एज अ बिजनेस ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाने जिसकी क्वालिटी ना हो, ठीक है। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस से क्या मतलब है? भाई देखो, कोई धोखाधड़ी मत करो, ऐसे कोई काम मत करो जिससे समाज को नुकसान पहुंच रहा हो। अब इसमें क्या क्या कीवर्ड आ सकता है? ब्लैक मार्केटिंग मत करो, कालाबाजारी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम में यार कितना मतलब घटिया काम जिसको बोलते हैं किया जा रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जिसकी नीड थी, बोली लग रही थी भाई उसकी, 2-2 लाख 3-3 लाख में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, तो जिसके पास पैसा था वही खरीद पा रहे थे। तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। और बात करूं एडल्टरेशन, मिलावट नहीं होना चाहिए। आपको पता है जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो मिठाइयाँ, पहली तो बात तो भाई उतना मैन्युफैक्चर या उतना प्रोडक्शन दूध का हो ही नहीं रहा है, तो आपको दूध से बनी मिठाइयाँ मिल कैसे रही हैं? तो भाई मिलावट होती है उसमें। आप सुनते भी होंगे कि खोए का एग्जांपल ले लो, अब आप रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखो, खोए का एग्जांपल जब लो तो आप सुनोगे कि भाई मिलावटी खोआ है। पनीर का एग्जांपल ले लो, पनीर वगैरह अचानक से पूरे मार्केट में भाई मिलने लगते हैं। कैसे मिल रहे हैं? दूध तो उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा दूध का, तो कैसे? एडल्टरेशन, भाई मिलावट हो रही है। ओवर चार्जिंग, किसी चीज पे ओवर चार्जिंग मत करो। ओवर चार्जिंग से क्या मतलब है? जो जितना लागत है उसको, और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम मत रखो, उसमें बहुत ज्यादा उसमें पैसा मत चार्ज करो। अगर मैं ये मार्कर बना रहा हूं, अगर ये मार्केट में 30 का बिक रहा है तो मैं इसको 40 का नहीं बेच सकता हूं, ये ओवर चार्जिंग हो गई। 40 का बेच रहे हो तो क्या करोगे भाई? सोसाइटी समझ जाएगी ये तो भाई क्या कर रहा है, पैसे के पीछे पागल है, सिर्फ पैसा अर्न करना चाह रहा है। नेक्स्ट बात करूं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे बड़ी बात। देखो, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका तो उसमें रोजगार बढ़ता है। अगर मैं कोई बिजनेस छोटी सी दुकान सोच रहे हो तो उसमें 1 से 2 लोग मेरे यहाँ काम करेंगे ही करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट, आप सुन ही रहे हो कि भाई भारत में कितनी बेरोजगारी है, तो अगर अल्टीमेटली बिजनेस चला के मैं रोजगार दे पा रहा हूं तो सोसाइटी को हेल्पफुल कर रहा है ना। और देखो, रोजगार भी किसको देना चाहिए? फॉर सपोज यूथ की तो बात है, वो तो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगी उनको। जो ओल्ड एज लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार का जरिया नहीं है, हैंडीकैप लोग हैं, उन सबकी हेल्प करो, उन सबको रोजगार दो आप। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या कीवर्ड आ सकता है? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मतलब रोजगार का जरिया पैदा करो। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन अवॉइड करो। भाई देखो,
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चीज़ बन रही तो उसमें कचड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पता चला आप पास की नदी में उसको क्या कर रहे हो कि डंप कर दे रहे हो, पास की नदियों में फैला दे रहे हो, कहीं आपका फील्ड है वहाँ फेंक दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली सोसाइटी को नुकसान कर रहा है वो चीज़, है कि नहीं। और जहाँ तक देखा जाए कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पॉल्यूशन की चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को, तो उसमें क्या करना है ना, देखो वेस्ट वगैरह आपको डंप अच्छी जगहों पे करने हैं, जिससे क्या हो, थोड़ा आप सिटी से दूर करो चीज़ों को, ओके, शहर से दूर करो, शहर में मत करो, और नदियों में तो खास करके मत करो। इसमें सब वेस्ट वगैरह आएगा तो आप समझ जाओगे अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। वन इज सोशल सर्विस। सोशल सर्विसेज अगेन वही समाज सेवा की बात हो रही है, समाज सेवा करो। अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कमा रहा है तो भाई समाज के लिए भी काम करो। समाज में क्या होता है, ऐसे बच्चे जो एजुकेशन नहीं ले सकते, पढ़ नहीं सकते, उनकी हेल्प करो, उनमें चैरिटी कर रहे हो। हेल्थ केयर, जो ऐसे लोग जो अपनी हेल्थ केयर अपने लिए मेडिसिनल फैसिलिटीज नहीं अवेल कर सकते, उनकी मदद कर रहे हो। डोनेशन दे रहे हो ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग मदद कर रहे हैं लोगों की, ओके। या एग्जांपल ले लो ऑर्फनेज वगैरह में, ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनकी मदद कर रहे हो। ऐसे कई सारे एनजीओज हैं, उनमें फंड्स आप दे रहे हो। एक हर साल अपना एक फंड फिक्स कर लो कि आपको किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी सेक्टर में आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है, काम करना है, वो हो गया अल्टीमेटली। तो इससे आपके बिजनेस की क्या होती है, इमेज अच्छी बनती है कि हाँ भाई ये तो सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव, वो है पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बेसिकली रिलेट करता है एम्प्लॉइज से या टोटल वर्कफोर्स जो भी आपके यहाँ काम कर रही है, चाहे लेबर हो, एम्प्लॉय हो, क्लर्क हो, एटसेट्रा। मतलब आपका देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रहा है, इन्हीं लोगों की तो बदौलत चल रहा है। ये सब काम करते हैं, रोज सुबह आते हैं, उठ के आते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके लिए, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि इन लोगों के लिए आप कुछ काम किया जाए। देखो सैलरी देना, वेज देना तो चलो एक नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन उससे कुछ अलग भी करना चाहिए जिससे ये सब खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो अल्टीमेटली काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा। देखो पहला क्या होने वाला है, प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। अगर आपके यहाँ ये सब काम कर रहे हैं तो इनको अच्छी फैसिलिटीज दो, काम करने की सुविधाएं दो। और अगर ये सब ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं ना जहाँ थोड़ा सा क्या एनवायरमेंट थोड़ा डेंजर है, तो वहाँ उनको फुल सेफ्टी दो। ठीक है, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है भाई, हार्मफुल केमिकल होते हैं, तो उनकी सेफ्टी पे आप ध्यान दो और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दो, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा देना चाहिए। सेकंड हो गया पेमेंट ऑफ सैटिस्फैक्टरी सैलरीज एंड वेज। भाई अगर आप इनको सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, ठीक है, सैलरी में क्या होता है, जो भी इंप्लॉय काम करता है, वेज हो गया जैसे आप होता है ना रोजाना काम करने वाले, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं हम लोग, वेजेस वो हो जाता है। ठीक है, ऐसे सैलरीज, ऐसे वेज पे करो ना जो कि इन लोगों को कम ना लगे, इनको लगे हाँ भाई अच्छा खासा पेमेंट इन लोगों को मिल जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर किसी काम का उन सबको पैसे कम मिल रहे हैं तो ये सोचेंगे ना कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा काम करने में पैसे अच्छे मिलते हैं। हाँ, तो अगर आप पैसे अच्छे दे रहे हो उन सबको तो अल्टीमेटली काम भी अच्छा करेंगे। थर्ड इज पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ भी करो भाई। पर्सनल ग्रोथ से क्या मतलब, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, किसी काम में उनको और एक्सपर्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट्स से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ। उस फील्ड में इनकी नॉलेज अच्छी होगी, जैसे नॉलेज अच्छी होगी अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट करने वाले हैं। ओके, पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट टू देम, इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग। अब इससे क्या मतलब है, देखो भाई आपके यहाँ ये सब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी खुद की कोई इज्जत रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है। इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए, इनके आइडियाज, इनके वैल्यूज को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नजर अंदाज आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये सब आइडियाज दे क्या रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिनको सोचते हैं कि इनके पास कुछ आइडिया वगैरह नहीं, अल्टीमेटली में एट द एंड उनके पास ही अच्छे आइडियाज होते हैं। तो आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दो, और हाँ डिसीजन मेकिंग में भी इनको इन्वॉल्व करो। ठीक है, इनसे राय लो चीजों पे, तो ये अल्टीमेटली अपने आप को कभी छोटा नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, किसी को कभी छोटा नहीं महसूस कराना है। आप इनको जब बोलोगे कि भाई हाँ आप भी अपना ओपिनियन रखो, तो ये सब सोचेंगे यार मेरा तो, मुझे तो रिस्पेक्ट दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, भले से कोई भी पोस्ट हो। प्रोवाइडिंग स्पेशल फैसिलिटीज। स्पेशल फैसिलिटीज से क्या मतलब होता है, हाउसिंग फैसिलिटीज। आप कोई दूर दराज से आ रहा, उनको उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटीज आप दो, घर वगैरह, फ्लैट वगैरह अरेंज करो। नहीं वो नहीं अरेंज कर सकते, उसके अलाउंस दो। ठीक है, मेडिसिनल फैसिलिटीज दो, दवाइयों वगैरह के खर्चे दे दो। फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस, उनके जो चिल्ड्रंस है उनके लिए फ्री एजुकेशन करो। कुछ ऐसा सोचो ना जिससे आपके एम्प्लॉयज अल्टीमेटली खुश रहे। एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो यार बिजनेस अच्छा रन करेगा। तो होपफुली आपको ये तीन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, कहीं भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। भाई प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में? ओके, इसको नोट डाउन कर लो।
आज का हमारा दिन इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो कि होने वाला है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकते, स्टिल इससे क्वेश्चन आ सकता है, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस में। आखिर प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हो तो इसके रोल क्या है। पहला सर्वाइवल मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तब जाके आप अपने बिजनेस के खर्चे निकाल पाओगे। जब खर्चे निकाल पाओगे तभी तो उसको लॉन्ग टर्म तक चला पाओगे। खर्चे निकलेंगे नहीं तो साल भर में तो बिजनेस बंद हो जाने वाला है। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो एक्सपेंशन के लिए भी क्या है, प्रॉफिट की जरूरत है। भाई पैसा कमाओगे तभी तो ब्रांचेस 1 से 2 ब्रांच कर पाओगे, 2 से 3 ब्रांच कर पाओगे, इंप्लॉइज बढ़ा पाओगे, प्रोडक्ट्स बढ़ा पाओगे। तीसरा है रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। भाई देखो, बिजनेस जब आप रन करते हो तो बिजनेस जैसे ही ओपन करते हो आपको पता चलता है इसमें रिस्क तो है, लेकिन आपने सुना ना जहां रिस्क है वहां इश्क है। सेम वे में है, अगर आप रिस्क लेते हो बिजनेस में और आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपका रिवॉर्ड है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पहले रिस्क लिया हुआ है। ठीक है। फोर्थ इज हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। देखो, एक बिजनेस जो लॉस में जा रहा है और एक बिजनेस जो प्रॉफिट में जा रहा है, जो लॉस में जा रहा है और जो प्रॉफिट में जा रहा है, किसकी गुडविल, किसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी समाज में। जाहिर सी बात है जिसकी प्रॉफिट अच्छी है, जो लॉस में जा रहा है उसको तो रेपुटेशन रहेगा ही नहीं ना। उसके लिए तो तरह तरह की बातें होंगी कि यार ये इसका इनके यहाँ जो है कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पैसे बहुत चार्ज करते हैं, इसीलिए लॉस में जा रहा है। और जहाँ प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, समाज में उसकी रिस्पेक्ट बनेगी कि भाई ये बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, प्रॉफिट अच्छे रन कर रहा है, इतने साल से चल रहा है, बंद नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो ये हो गया रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। लास्ट इज इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस से क्या मतलब होता है, देखो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये परफॉर्मेंस दिखाता है बिजनेस की। ठीक है, कि हाँ कि बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, बिजनेस की मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन है, बिजनेस को मैनेज अच्छे से किया जा रहा है, वहां के एम्प्लॉयज वगैरह बहुत अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए। तो बेसिकली इंडेक्स है परफॉर्मेंस का, आपको पता चलता है कि बिजनेस कैसा काम कर रहा है। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के बेसिस पे लोग बोलते हैं ना कि हाँ यार इसने पढ़ाई की होगी तो इसी नाते क्या होगा, इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। सेम वे में अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो हाँ कहीं ना कहीं इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं ये बिजनेस बहुत सोसाइटी के प्रति बहुत अच्छे काम कर रहा होगा, तब जाके ये प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है और इतने लंबे समय तक चल रहा है। होपफुली आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ यार, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में डिस्क्राइब किए हैं। टेलीग्राम पे इसके मैं डिटेल्स नोट, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। होता क्या ना यार, बोर्ड है, छोटी जगह है, इसमें सारी चीजें लिखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ स्मार्ट बोर्ड होता तो समझ में आता, लेकिन यार आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो कल को स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे। ठीक है, तो यार लेक्चर देखो, लेक्चर में कोई भी अगर डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन इज ओपन, वहां पे कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।